काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी गैस के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। क्या है एग्जैक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो डेफिनेशन देखिए, द टर्म degree of freedom of a system may be molecule, it may be atom, it may be any object। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सिस्टम का, किसी भी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ओके, द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम रेफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशंस। पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन सिस्टम कैन हैव। वो सिस्टम का कितना पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन हो सकता है, उसी के बेसिस पे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये होगा एक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल के तौर पे कंसेप्चुअली समझते हैं। सेकंड डेफिनेशन इसका देख लेते हैं उससे पहले। तो सेकंड डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे, the total number of independent ways in which a system can possess energy is called the degree of freedom of that system। ओके, तो यहाँ पे दोनों जो भी डेफिनेशंस है इनको अब हम एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मान के चलिए एक ब्लॉक है हैविंग मास m। दिस ब्लॉक is restricted to move along x-axis। ओके, सो ये ब्लॉक जो भी है along x-axis मूव हो सकता है। हम ऐसे इसको रेस्ट्रिक्ट करें इसके मोशन को, ना तो ये along y-axis जा सकता है, ना तो along z-axis आ सकता है। ओके, तो इस टाइप के ब्लॉक को मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत होगा, क्योंकि वो एक ही कोऑर्डिनेट है जो उसके मोशन के वक्त चेंज हो सकता है। जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा तो x की वैल्यू चेंज होते जाएगा। अगर वो पीछे आता है तो x की वैल्यू और कम हो जाएगा, लाइक दिस वन। न तो ये ब्लॉक अलोंग y डायरेक्शन मूव कर रहा है, न तो अलोंग z डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो इसका मोशन डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। सो देयरफॉर इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक ही डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। अब सेकंड डेफिनेशन को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। इस ब्लॉक का मास हम कंसीडर करेंगे m। इमेजिन दैट द मास ऑफ द ब्लॉक इज m। सो देयरफॉर इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर वो अलोंग x डायरेक्शन मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे अगर हम v कंसीडर करते हैं, तो इस ब्लॉक का ड्यूरिंग इट्स मोशन जो भी एनर्जी होगा, it's the kinetic energy। This kinetic energy is equals to half mv square, half mv square। तो इस एनर्जी की इक्वेशन में सिर्फ एक टर्म आ गया है। सो देयरफॉर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, क्योंकि एक ही इसमें एनर्जी का टर्म आ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच सिस्टम कैन पजेसेस एनर्जी, तो सिस्टम एक ही वैसे वो एनर्जी पजेस कर रहा है, तो देयरफॉर इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। और थोड़ा क्लैरिटी के लिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि दिस इज अ एक्सप्लेन एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस। नाउ इन दिस प्लेन देयर इज वन पार्टिकल विच इज मूविंग। ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है लाइक दिस वन, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है इस प्लेन में। ओके, अब जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो इस पार्टिकल को इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगा। देखिए जैसे जैसे ये ब्लॉक या सॉरी ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस प्लेन में, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता है विद टाइम, तो इसका मोशन हम स्टडी कर सकते हैं।
तो इसको मोशन स्टडी करने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, एक है एक्स, दूसरा है वाई। और इसका किस टाइप का मोशन हो रहा है? नो डाउट ट्रांसलेशन मोशन हो यहाँ पे हो रहा है। अब ऐसे केस में यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हो रही है लग रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। ओके, अब इसका एनर्जी का इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो एनर्जी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? देखिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू वी वाई स्क्वायर। What is Vx? It is a velocity along x-axis, a component of velocity along x-axis. What is Vy? It's a component of velocity along y-axis. तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं? सो यहाँ पे एनर्जी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी along x-axis, काइनेटिक एनर्जी along y-axis. सो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, दो पॉसिबल वेज है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा 2। सो दोनों डेफिनेशन के बेसिस पे इस टाइप के मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? 2, और यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था? 1। थर्ड एग्जांपल, एक बॉल है, दैट बॉल इज रोलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? आप ये कहेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए, बिकॉज दैट बॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। ओके, सो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है सर। अगर एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए सर। आंसर इज दैट नॉट। तो यहां पे देखिए, भले ही वो वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, भले ही वो वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन मूव करते करते उसके दो टाइप के मोशंस हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड वन इज अ रोटेशनल मोशन। क्योंकि इस बॉल का अलोंग दिस सरफेस अलोंग डायरेक्शन एक्स एक्सिस उसका रोलिंग मोशन हो रहा है। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा सर? सो इट्स अ 1/2 m वी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये जो भी फर्स्ट टर्म आ रहा है, दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन। सेकंड टर्म जो इसमें आ रहा है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, दिस टर्म it is due to the energy due to the its rotational motion about this axis, where I is the moment of inertia about this axis, omega is the angular velocity. Okay, so इसमें कितने टर्म आ गए सर? so इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं। so therefore it has 2 degree of freedom, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के मोशन हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन मोशन। इंडिपेंडेंट मोशंस कितने हो रहे हैं? दो। फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज अ रोटेशनल। तो ट्रांसलेशन की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी आ रहा है और रोटेशनल वजह से ही काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबल टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं एनर्जी की इक्वेशन में। एनर्जी पोजेसेस बाय दैट सिस्टम ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज एनर्जी पोजेसेस बाय दैट सिस्टम ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पे ये बॉल कंसिडर करते, भले इसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, लेकिन साथ साथ इसका अगर रोटेशन होता तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चेंज होता। हमने यहाँ पे कंसिडर किया था छोटा पार्टिकल पॉइंट मास। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट मास के लिए दो टर्म आएंगे। अगर ये बॉल हम कंसिडर करते हैं, अगर ये मोशन करते वक्त ऐसे मोशन करते हुए मोशन करता यानी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन करता, तो इस केस में इसको भी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके बढ़ जाते थे। ओके, पॉइंट मास के लिए दो होंगे, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, इसमें 2, और इस केस में भी 2 आएंगे। अब जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये तीनों के कारण होता है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम बात करते हैं गैसेस में, तो गैसेस का अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस वक्त जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स है दे मे वाइब्रेट। अगर वाइब्रेट होते हैं तो उसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के उनके मोशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल। लेकिन जो भी स्टडी हम करते हैं जनरली गैसेस की एट रूम टेम्परेचर करते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे
गैसेस के वाइब्रेशन नहीं होते हैं, तो हम फोकस करेंगे सिर्फ दो टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। वन इज अ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड वन इज अ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, ये गैसेस के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे एट लो टेम्परेचर। अगर हम किसी सॉलिड की कंसिडर करते हैं, सॉलिड सॉलिड है मान के चलिए, उस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हाँ, सॉलिड के अंदर एक मॉलिक्यूल की इमेजिन कर रहे हैं, क्या वो मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है? आंसर इज दैट नॉट, बिकॉज वो फिक्स है। क्या वो रोटेशनल मोशन कर सकता है जगह पे? आंसर इज दैट नॉट पॉसिबल सर। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है, ना तो वो उसका ट्रांसलेशन होगा ना तो रोटेशन होगा। फिर क्या हो सकता है? तो इनसाइड द सॉलिड एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल का जो भी है वाइब्रेशन होगा। ओके, या एटम्स का जो भी वाइब्रेशन होगा, तो वहां पे उस सॉलिड में जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है उस मॉलिक्यूल को, इट इज ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन। ओके, सो ये थे किसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली क्या है वो हमने यहाँ पे देखा है। तो दो डेफिनेशंस सेम है, सिर्फ ये इंडिपेंडेंट मोशंस कहा रहा है, और उन मोशन की वजह से जो भी एनर्जी मिल रहा है उस सिस्टम को, उस एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात हो गई है। सो दिस इज अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम डिफरेंट टाइप्स के गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मोनो एटमिक गैस। गैस जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है, दैट मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम, दैट टाइप ऑफ गैस इज कॉल्ड एज एन मोनो एटमिक गैस। ओके, सो यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस को कंसिडर किया। जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल एटम, देयरफॉर दिस गैस इज अ मोनो एटमिक गैस। ओके, अब देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करता हूं, ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर में कहीं पे भी घूम सकता है। ओके, so this molecule may have motion along x-axis, may have motion along y-axis, may have motion along z-axis। वो उस कंटेनर में जितना भी स्पेस है वो थ्री डायमेंशनली कहीं पे भी जा सकता है। अगर वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन उसका मोशन कौन से होने वाला है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन थ्री डायरेक्शन में, सो देयरफॉर उसका मोशन डिफाइन करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत होगा, वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत होगा, जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत होगा। ओके, जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत होगा। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3। सो हमेशा याद रखिएगा, मोनो एटमिक गैस जो भी है, हर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, अब भैया इस गैस में मान के चलिए कि टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हर मोनोएटमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है सर? 3 है। ओके, हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक मोनोएटमिक गैस जो भी है उसके मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 है, और इस कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n है। तो यहाँ पे पूरे गैस का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? हर एक के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे आंसर है पूरे गैस का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3 इंटू n। ओके, क्या इन मोनो एटमिक मॉलिक्यूल का रोटेशन होगा? आंसर इज दैट नॉट होगा। तो अबाउट ओन एक्सिस होगा, और अबाउट ओन एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे उनका रोटेशन हम इमेजिन नहीं करेंगे, तो उनके सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन इमेजिन करेंगे, और ट्रांसलेशन मोशन की वजह से हर एक मॉलिक्यूल का, मोनोएटमिक मॉलिक्यूल का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3, और पूरे गैस को होगा 3 इंटू n इफ देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये था डिस्कशन अबाउट मोनो एटमिक गैस। अब हम कंसिडर करते हैं डाई एटमिक गैस। अब भैया डाई एटमिक गैस जब हम कंसिडर करेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होना चाहिए, लाइक दिस वन। ओके, सो दिस इज द डाई एटमिक मॉलिक्यूल, या दिस इज द फर्स्ट एटम, दिस इज द सेकंड एटम। दोनों एटम जो भी है वो फिक्स रहेंगे, उन दोनों में का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। ओके, अब ऐसे मॉलिक्यूल का मोशन अगर हम इमेजिन करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये कंसिडर करेंगे, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज वन इज अ जेड एक्सिस। हम ऐसे इमेजिन करके चलते हैं। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल का दोनों साथ साथ है।
ओके, तो ये मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा सकते हैं, साथ साथ ये मूव अलॉन्ग जेड एक्सिस जा सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी आ सकते हैं। तो इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो भी ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, इट इज इन अ स्पेस, स्पेस में जो भी ट्रांसलेशन मोशन होगा, ओके, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव हो सकता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस या जेड एक्सिस मूव हो सकता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मूव हो सकता है। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, इट इज इक्वल्स टू 3। क्या भैया मॉलिक्यूल हमेशा ऐसे ही जाएगा क्या मोशन करते वक्त? क्या वो ऐसे भी मोशन कर सकता है? ओके, तो यहाँ पे इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मोशन जब करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे मोशन, ट्रांसलेशन मोशन करते वक्त वो रोटेशन मोशन भी करे। ओके, तो यहाँ पे जब उसका रोटेशन मोशन होगा तो पॉसिबिलिटी है जब वो इस तरीके से रोटेशन मोशन करेगा, ओके, ट्रांसलेशन करते करते रोटेशन मोशन जब होगा उसका लाइक दिस वन, तो अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है बेटा? जेड एक्सिस है। अबाउट जेड एक्सिस जब वो मोशन करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ बनना चाहिए, क्योंकि ये एटम का मास कुछ ना कुछ होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूर है और ये भी एटम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। तो इसके वजह से व्हेन इट रोटेट अबाउट जेड एक्सिस, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। ओके, उसका रोटेशन हो रहा है अबाउट जेड एक्सिस, उसका रोटेशन हो सकता है अबाउट वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पे रोटेशनल के लिए अबाउट एक्स एक्सिस प्लस अबाउट वाई एक्सिस, इनका सॉरी अबाउट जेड एक्सिस जब रोटेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा उस मॉलिक्यूल को, अबाउट वाई एक्सिस जब रोटेट होगा, ओके, ऐसे रोटेट होगा, दिस इज द वाई एक्सिस, तो उस वक्त भी उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल सकता है। ओके, अब और एक मोशन यहाँ पे इमेजिन करते हैं, दैट्स जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट, जब वो रोटेट होगा अबाउट एक्स एक्सिस, क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए सर? जीरो इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उन दोनों एटम्स में से पास हो रहा है। एटम्स आर लेइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही एटम्स है, इसलिए अलॉन्ग जेड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके रोटेशन के दो पॉसिबिलिटी है, अलॉन्ग जेड एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होने की वजह से इसको एनर्जी पजेस नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशन मोशन आएगा 2, ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 5। सो 5 डायटोमिक गैस के लिए हर एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी होगा इट्स अ 5। ओके, नेक्स्ट वन, ये हमने एग्जांपल लिया है यहां पे। अब आप कहेंगे कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही क्यों, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्यों जीरो नहीं होगा? अगर मॉलिक्यूल ऐसा होता तो उस वक्त इसका रोटेशन की वजह से अलॉन्ग जेड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता, उसकी वजह से उसकी एनर्जी नहीं रहती, लेकिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस ये रोटेट हो सकता है। ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया था। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल आता है तो उस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी होगा, ट्रांसलेशन के 3 और रोटेशन के 2 ही होंगे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट वन, पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक, अब 3 से अधिक अगर एटम्स है उस मॉलिक्यूल में तो उसको हम पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। ओके, सो मान के चलिए कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलीएटॉमिक हम कंसीडर करेंगे। सो दिस मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स, 1 2 3। अब यहां पे जब ये मॉलिक्यूल पूरा रोटेट होगा, सॉरी मोशन, ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर सकता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस कर सकता है, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी कर सकता है। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इसकी जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेंगे यहाँ पे 3 बनेंगे। सेकेंडली, जब ये रोटेट होगा, ओके, अबाउट दिस एक्सिस, हाँ, ये हमने जेड एक्सिस कंसिडर किया, ये वाई एक्सिस कंसिडर किया और ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। तो अबाउट जेड एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा क्या? 100%। तो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल हैज अ काइनेटिक एनर्जी, ओके, व्हेन इट रोटेट अबाउट जेड एक्सिस।
जब हम इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस रोटेट करवाएंगे, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा? आंसर इज दैट यस। भले ही दो मॉलिक्यूल एक्सिस पे आ रहे, लेकिन सॉरी, भले ही दो एटम्स एक्सिस पे आ रहे, तीसरा एटम दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो यहाँ पे इसका जो भी रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इसको मिलेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस आल्सो। अलॉन्ग वाई एक्सिस जब ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा तब भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो इसलिए रोटेशन की वजह से भी यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 6, 3 प्लस 3 6। तो पॉलीएटॉमिक गैस जो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब क्या है? सभी के सभी एटम्स एक ही लाइन पे नहीं है। ओके, सो नॉन लीनियर है, तो ऐसे केस में ट्रांसलेशन 3, रोटेशन 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6। अब भैया किसी को अगर लगता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मुझे लिखना है इस पूरे सिस्टम का, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे इस एनर्जी के इक्वेशन में कितने टर्म आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो देयरफॉर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। ओके, इस कंडीशन में भी हम मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के मोशंस हम इमेजिन कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज अ रोटेशन। नेक्स्ट लेंगे पॉलीएटॉमिक गैस लीनियर। अब लीनियर मींस सभी के सभी उस मॉलिक्यूल के जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स है वो एक ही लाइन में होंगे, लाइक दिस वन। सो एक ही लाइन में है। अब इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? अगर हम इसको कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से कितने होंगे बेटा? 3। अब रोटेशन मोशन की वजह से कितने होना चाहिए? हाँ, अलॉन्ग दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा क्या उस ऑब्जेक्ट का? नहीं रहेगा। ओके, अलॉन्ग दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं आएगा। तो रोटेशन मोशन की वजह से सिर्फ 2 रहेंगे। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो रहा है? इट इज इक्वल्स टू 5। अब इसका काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी of that molecule when it's in motion is a half m vx square plus half m vy square plus half m vz square plus half iy into omega square plus half iz into omega square। क्योंकि ix की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है, सो ix की वैल्यू 0 आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। तो रोटेशन के 2, ट्रांसलेशन के 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 5। भले ही ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे, और कौन कौन सा एग्जांपल के तौर पे। सो सबसे पहले हम लेते हैं टाइप ऑफ गैस, मोनोएटॉमिक गैस। हेलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, दिस आर द मोनोएटॉमिक गैसेस आर देयर। अब ट्रांसलेशन की वजह से 3 होंगे, रोटेशन की वजह से 0 होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। सेकंड है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लाइक दिस वन, क्लोरीन। तो टोटल ट्रांसलेशन मोशन 3 होंगे और रोटेशन के सिर्फ 2 होंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 5। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर H2O वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का रहेगा। सो ट्रांसलेशन की वजह से 3, रोटेशन की वजह से 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6। और बाकी ट्राइएटॉमिक लीनियर अगर हम कंसिडर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, BeCl2 हो गया, तो इनके लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? ट्रांसलेशन के लिए 3, रोटेशन के लिए 2, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी वैल्यूज है डिग्री ऑफ फ्रीडम की ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे जगह पे इन वैल्यूज को हमें यूज करना है। वो सिर्फ गैस देंगे,
डायटोमिक गैस या क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जैसे दिया, हमें समझना पड़ेगा कि वो डायटोमिक है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 5। ओके, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये वैल्यूज आपकी याद हो गए तो आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक या इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।